गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन श्वसन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि श्वसन होता क्या है। श्वसन में अपन इन सब क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे। ये क्वेश्चन सारे 1 बाय 1 अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और या परिभाषा अपन देखें तो इसकी परिभाषा होती है किसी भी कोशिका में उपस्थित भोजन के विघटन या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होना श्वसन कहलाता है। ठीक है, इस श्वसन के द्वारा CO2 और H2O भी रिलीज होती है। अब ये जो श्वसन है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी हो सकता है। अमूमन तौर पर लोग इसकी परिभाषा क्या बोल देते हैं, या कुछ स्टूडेंट इसकी परिभाषा क्या बोल देते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है, जबकि वह श्वसन नहीं कहलाता है, वह तो एक समर्थन कहलाता है, जिसे अपन वेंटिलेशन कहते हैं। अपने घरों में भी वेंटिलेटर लगे रहते हैं, उनका भी तो यही काम है, यह हवा को बाहर ले जाना और अंदर की हवा को बाहर ले जाना और बाहर की हवा को अंदर ले जाना, यही काम होता है। ठीक है, तो वह जो है समर्थन होता है, जबकि श्वसन में भोजन का विघटन होता है। ठीक है, जिससे अपने को ऊर्जा मिलती है। अब अपन इस श्वसन के प्रकार को अपन देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन बेसिकली बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब जो बाह्य श्वसन जो होता है इसको वापस अपन देखते हैं। अभी मैंने बताया कि बाह्य श्वसन में सांस अंदर लेना और सांस बाहर की तरफ छोड़ना, इसको बाह्य श्वसन या समर्थन या सिंपली इंग्लिश में ब्रीदिंग अपन कहते हैं। ठीक है, अब जो ब्रीदिंग होता है, इस ब्रीदिंग में भी कई जनों की कंफ्यूजन है कि ब्रीदिंग जो होती है इसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। आप भी यही पढ़े हैं अभी तक, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या अपने नाक के ऊपर कहीं पे भी फिल्टर लगा हुआ है क्या, कि जिससे अपन छाट छाट करके ऑक्सीजन ले लेके यहाँ अच्छी ऑक्सीजन है, वहां बेकार ऑक्सीजन है, वहां कम ऑक्सीजन है? ऐसा नहीं होता है। यानी अपन लेते समय सारी गैसों को या वायु के मिश्रण को या वायु को जो है अपन अंदर लेते हैं और फेफड़ों तक वो सारी वायु आने के बाद में उस फेफड़ों से केवल ऑक्सीजन जो है वह ही हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होकर के रक्त से होते हुए सारी कोशिकाओं में जाती है और उन कोशिकाओं में जाने के बाद में वहां उपस्थित ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ को वह तोड़ती है या उसका ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊर्जा मिलती है। तो यह सही प्रोसीजर होती है और यही श्वसन की सही परिभाषा होती है। इस प्रकार अपन सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, ना कि लकीर के फकीर बनेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है। अब क्या होता है कि जो श्वसन की क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वह कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक लाई जाती है और फेफड़ों से होते हुए बाहर छोड़ी जाती है। यानी कि जो बाहर अपन सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वो फेफड़ों तक रुकी हुई विभिन्न सारी गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी प्रकृति में नाइट्रोजन, जो भी गैसें है उसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है ना, सारी ऑक्सीजन तो अपन ने अंदर ली नहीं है, रक्त से होते हुए कोशिका तक गई है, तो वो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जो बची हुई है और सारी गैसें जो है वो पूरी रिलीज होती है बाहर। इसीलिए तो ऐसा होता है कि किसी को कृत्रिम श्वसन जो करवाया जाता है उसे उसकी जान बच जाती है, वरना आप तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालेंगे तो वो अगर नहीं मरेगा ना तो मर जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इन कुछ बेसिक चीजों को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह जो है वह श्वसन का प्रकार है, वह बाह्य श्वसन है, लेकिन एक वास्तविक श्वसन नहीं है। ठीक है, वह बाह्य श्वसन या समर्थन या ब्रीदिंग ही कहलाता है। तो वास्तविक श्वसन क्या है? अब वास्तविक श्वसन जो है वह इसका दूसरा प्रकार है जिसे अपन आंतरिक श्वसन कहते हैं, जिसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन होता है या ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो श्वसन होता है तब ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है,
यह भी सवाल कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो वह कैसे? तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उस श्वसन को अपन ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, और उसकी रिएक्शन ये होगी C6H12O6 जिसे अपन ग्लूकोज कहते हैं, और वह ऑक्सीजन की सहायता से टूटती है या ऑक्सीकृत होती है, और ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इसीलिए हर स्टेप के साथ में रिमूव किया जाता है, जबकि जल जो है अपने शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है, इसीलिए उसको अपने शरीर में ही रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा ये ऊर्जा मिलती है। और ये ध्यान रखना कि ये ऑक्सीशोषण जो होता है, इस ऑक्सीशोषण में 686 किलो कैलोरी या 2870 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि इस प्रक्रिया में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ऑक्सीशोषण में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एटीपी के रूप में देखें तो 36/38 एटीपी रिलीज होते हैं। वह कैसे, वह आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। जबकि आंतरिक शोषण का दूसरा प्रकार जो अपन ने अभी छोड़ रखा है, ठीक है, वह क्या होता है, उसको अगर अपन देखें तो जैसे नाम से पता चल रहा है अ यानी कि नहीं, अनऑक्सी श्वसन, यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? अनऑक्सी श्वसन। तो अनऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया अगर अपन देखें तो वह ये होती है C6H12O6, यानी होता ग्लूकोज ही है। ठीक है, अब ग्लूकोज या कोई भी भोज्य पदार्थ है, उसको जब तोड़ा जाता है, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कहीं नहीं है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा एथेनॉल C2H5OH। ठीक है ना, एथेनॉल बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट वही CO2 बनेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, 28 किलो कैलोरी, या एटीपी के रूप में अगर अपन देखें तो केवल मात्र 2 एटीपी। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि अनऑक्सी श्वसन जो है अपने शरीर में कहाँ होता है? तो अपने शरीर में, यानी कि प्राणियों के शरीर में जो अनऑक्सी श्वसन जो होता है वो अपनी मांसपेशियों में हो सकता है। इसीलिए तो मांसपेशियां कभी जकड़ जाती है, या अपन एक्सरसाइज करके आते हैं तो अपनी मांसपेशियां बहुत दर्द करने लगती है, यानी वह लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, और मालिश करने से वह ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और आगे जाकर के नेक्स्ट प्रोडक्ट में कोई साइकिल द्वारा टूटेगा और जो है एनर्जी लिबरेट करेगा। ठीक है ना, तो ये होता है। इस प्रकार से कवकों में भी होता है, अंकुरित बीजों में होता है, संग्रहित बीजों में होता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि घरों के अंदर जो अनाज जो है संग्रहित किया जाता है, उसकी अलग प्रकार की स्मेल आती है। उसी प्रकार से अंकुरित चनों की अलग प्रकार से स्मेल आती है, क्योंकि इसमें एथेनॉल बनता है। इसी प्रकार से जो लहलहाते खेत से पहले जो अंकुरित अनाज उस पानी में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में क्यारियों में, उसमें भी एथेनॉल या शराब जैसी स्मेल आती है। यही कारण होता है, ठीक है ना, अनऑक्सी श्वसन का कारण होता है। अब आगे अगर अपन देखें तो इसके स्टेप्स जो होते हैं, जिन स्टेप्स में यह श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो कि सारे सजीवों में संपन्न होती है, सारे सजीवों में, मैक्सिमम सजीवों में। ठीक है ना, कुछ आपात स्वरूप हो सकते हैं जिनमें संपन्न नहीं हो सकती, ठीक है ना, लेकिन सारे जो है ऑर्गेनिज्म में संपन्न होती है। इवन की ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। तो ये जो बेसिकली श्वसन का टॉपिक अपन देख रहे हैं, वह कॉमन टॉपिक देख रहे हैं। स्पेशली एनिमल्स में श्वसन का टॉपिक में अलग से लूंगा। तो अब अगर इस टॉपिक में अगर अपन देखें तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप आते हैं। कौन कौन से? जॉक, यानी इसके लिए मैं आपको जॉक सुनाऊंगा। एक जॉक होता है चुटकुला, ये दूसरे प्रकार का जॉक है। इस जॉक से सारे स्टूडेंट दूर भागते हैं, लेकिन मैं इसको इतने शानदार ट्रिक में आपको ये पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कि आपको इजीली याद हो जाएगा। अब जॉक क्या है? जी फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ओ फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, K for Krebs cycle, okay, and then E for
ईटीएस। ये 4 स्टेप में श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसमें 2 एटीपी यहाँ बनते हैं, 6 एटीपी वहां बनते हैं, क्रस्ट साइकिल में 24 एटीपी बनता है और ईटीएस में 6/4 एटीपी बनते हैं। इसका जो है डिटेल में मैं इसी के अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल 36 एटीपी बनते हैं, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट है और ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 38 एटीपी बनते हैं। एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, और एक ये छोटी सी चीज रहेगी थी कि ऊर्जा जो बनती है, ऊर्जा का क्रम अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा अपने को वसा से मिलती है, उसके बाद में आता है नंबर प्रोटीन का और उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक जब ऋषि मुनि बहुत लंबे समय तक उपवास करते हैं तो सबसे पहले उनके शरीर में जो वसा होती है वह पचने लगती है, यानी वो धीरे धीरे दुबले होने लगते हैं और उसके बाद में जो है प्रोटीन ये इसमें श्वसन क्रम में ही आ जाएगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, उसके बाद में जो है वसा पचती है, उनके शरीर में जो वसा इकट्ठी हुई है वसा पचती है, उसके बाद में जो है प्रोटीन पचता है। इस कारण से वो बहुत दुबले हो जाते हैं लास्ट में, यानी उनका मांस गलने लग जाता है। ठीक है, तो श्वसन क्रम तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और ऊर्जा का क्रम, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा का क्रम अगर देखें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से, फिर प्रोटीन से, फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से श्वसन का जो है कॉमन इंट्रोडक्शन श्वसन का ये है। इसके बाद में अपन जो है 1 by 1 इस वीडियो में अपन ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे और श्वसन पार्ट सेकंड में वो भी आप देखना ना भूले। ऐसे नहीं कि फर्स्ट पार्ट ही देख लिया और सेकंड पार्ट को छोड़ दिया। तो सेकंड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा क्रेब्स साइकिल और थर्ड पार्ट में ईटीएस पढ़ाऊंगा। तो तीनों पार्ट आप अनिवार्य रूप से जरूर देखें, उसी से आपको कंप्लीट ये क्लियर होगा। और छोटे छोटे वीडियो है, इसी से आपको फायदा होगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा और वही कुछ पाएंगे जो कि कुछ कष्ट करके देखेंगे।